वापस से हम लेकर के आए हैं क्लास 10th वालों के लिए एक अंतिम युद्ध जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। इस पूरे चैप्टर को मैं 1 से 1.5 घंटे में खत्म करने वाला हूँ और सारी चीजें आपके डाउट क्लियर करके ही छोड़ूंगा। जो भी डाउट्स आपके मन में चल रहा होगा कि ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, तो इन सारे चीज़ों को मैं इस नोट्स के थ्रू क्लियर करके छोड़ूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। समझते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे से, यानी कि बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर रिप्रोड्यूस जो है वो क्या बताता है। भाई रिप्रोड्यूस जो बताता है वो बताता है रिप्रोडक्शन। क्या बताता है? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है और वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल को अगर पैदा करता है तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पन्ना जो है वो कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन आपके होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से वो आपका सेक्सुअल होता है। ठीक है, पहले आता है कि आपका एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल। उसके बाद आपका आता है सेक्सुअल। ठीक है, और फिर इसी में आपका एक टाइप होता है वेजिटेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी कि सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव के बारे में हम आज आपको समझाने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक और सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करके छोड़ूंगा। चलिए शुरू करते हैं 25 फरवरी की तैयारी जोर तोरों से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, बच्चा पैदा हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये अमीबा हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट एक सेकंड, ये आपका एरिया हो गया इस तरीके से रफली। ये अमीबा हो गया। और इस अमीबा में की अगर हम बात करते हो तो इस अमीबा में क्या होता है, इस अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन फ्लो बनता है। और इस कॉन्स्ट्रक्शन फ्लो से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, 1 से 2 हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, सॉरी अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, तो अगला पॉइंट भी देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या रहा है, देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेट बनता है ना तो गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट होता है। आगे बात कर रहे हैं, द यंग वंस फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज द पेरेंट सेल। यानी कि जो नया बच्चा बनता है वो आपस में और अपने माता पिता के क्या होता है, एकदम हूबहू होता है, फोटोकॉपी होता है। इसलिए इसको हम क्लोन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जनरली अकर ड्यूरिंग द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा नहीं होता भैया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, केवल और केवल फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आता है व्हेन, ठीक है, देयर इज एन अबाउंडेंस ऑफ फूड। जब क्या होता है, इनमें भोजन की कमी पड़ने लगती है तब। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा जो टॉपिक है, मतलब अगला पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि इट इज रेफर्स द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर हम बात करें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इज नहीं रहेगा यहाँ पर, थोड़ा सा इन रहेगा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका बाइनरी फ्यूजन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइनरी फ्यूजन को कवर करते हैं। बाइनरी फ्यूजन के बाद हम चलेंगे दूसरे टॉपिक की ओर। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है उसको देख लीजिए बेटा आप यहाँ पर ध्यान से, मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्ले, मेरे मलाई टुकड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अगर बाइनरी फ्यूजन होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लाइक अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, the nucleus of the parent cell divide and then cytoplasm divide। यानी कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी अमीबा हो गई, इस अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया। और पहले क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं, यानी कि कॉन्स्ट्रक्शन फ्लो बनता है और इसके बाद ये 1 से 2 हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको समझिए। ठीक है, इट अकर ड्यूरिंग द हाईली फेवरेबल कंडीशन। और ये जो होता है बाइनरी फ्यूजन, ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। द सेल डिवीजन कैन अकर इन एनी प्लेन। ठीक है,
एज इन केस ऑफ अमीबा, यानी कि अमीबा की बात करते हैं जो सेल डिवीजन होता है वो किसी भी प्लांट से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये टॉप टू बॉटम हो, ये आपका तिरछा भी हो सकता है और आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते, सॉरी अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कर रहा है, तो हाउ एवर ऑर्गेनिज्म लाइक लिस्मानिया, अगर हम बात करें लिस्मानिया जो क्या करता है, काला अजहर रोग को उत्पन्न करता है, इसके अंदर बात करते हैं तो विच हैव अ विप लाइक फ्लैशला एट वन एंड, यानी कि अगर हम बात करते हैं लिस्मानिया की जो कि काला अजहर उत्पन्न करता है, तो इसके क्या होता है, इसके पास एक एंड पर विप लाइक फ्लैजला होता है जो बाइनरी फ्यूजन के दौरान कहते हैं। अगर हम बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं तो बाइनरी फ्यूजन अकर इन द डेफिनिट ओरिएंटेशन इन रिलेशन ऑफ द फ्लैचलम, यानी कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो आपकी फ्लैचलम होती है उसमें अलग अलग टाइप के रिलेशन को रखता है। तो यहाँ पर आपके अमीबा के लिए क्या कर रहा है, एक रिप्रोडक्शन को दिखा रहा है बाइनरी फ्यूजन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमीबा है, अमीबा में पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो रहा है। जब न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो गया तो क्या देखो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होकर के एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन कर ले रही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। तो आगे ये कह रहा है कि इस पहले क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ें, पहले क्या होती है आपकी, अगर हम बात करते हैं तो किसी भी बाइनरी डिवीजन में पहले आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। देन इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देन उसके बाद हम अगले टाइप की बात करते हैं, तो अगला टाइप होता है मल्टीपल फ्यूजन। आखिर मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है उसको समझिएगा भाई, सॉरी मल्टीपल फ्यूजन नहीं, मल्टीपल फिजन की बात करें, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ क्या जी। देखो आगे मल्टीपल फिजन की बात करते हो तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, सीन इन प्लाज्मोडियम, अगर प्लाज्मोडियम की बात करते हैं जो क्या है, एक मलेरिया का पैरासाइट है। इन दिस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द पेरेंट सेल डेवलप्स ए थिक रेजिस्टेंस वॉल अराउंड इट सेल्फ फॉर्मिंग अ सिस्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो प्लाज्मोडियम होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, एक बहुत मोटा वॉल बनाता है, ठीक है, अपने अराउंड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिस्ट वॉल। विद इन द वॉल साइटोप्लाज्म डिवाइड मेनी टाइम्स, ठीक है, उस वॉल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो कई बार डिवाइड हो जाते हैं टू फॉर्म मेनी प्लाज्मोडिया, बहुत सारे प्लाज्मोडिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। व्हेन कंडीशन बिकेम फेवरेबल, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आता है द सिस्ट वॉल ब्रेक्स, और सिस्ट वॉल क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, एंड प्लाज्मोडियम आर रिलीज, और प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि नीचे आप डायग्राम में देख पाएंगे। चलिए हम चलते हैं नीचे डायग्राम की ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी प्लाज्मोडियम का जो आपका बाइनरी फिजन है उसको देख सकते हैं, ये आपकी प्लाज्मोडियम है, और इस प्लाज्मोडियम में क्या है भाई, आपका ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या कर रहा है, जो अपना मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मोडियम वो सबसे बाहर क्या करता है, एक बहुत मोटा मेम्ब्रेन बनाता है जिसको हम सिस्ट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अंदर जो आपका क्या होता है, अंदर जो वॉल होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो कई बार डिवाइड हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या करता है, मेनी डाटर सेल प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, बहुत सारे डाटर सेल क्या बन जाते हैं, मल्टीपल फिजन से बन जाते हैं। और जैसे ही ये सिस्ट लेयर टूटता है भाई, जैसे ही सिस्ट लेयर टूटता है तो यहाँ पर तूफानों की तरह क्या होते हैं, डाटर सेल रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सिस्ट ब्रेक, और डाटर सेल क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है उसको समझिए। ये कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप बडिंग भी होता है। बडिंग की बात करते हो तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त, मेरे लाल, क्योंकि ये बडिंग आपके परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी हो सकता है कि ये पूछा जाए। अब बडिंग की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं ईस्ट में, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट क्या होता है आपका, ये एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, और यहाँ पर बडिंग के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और सेम अगर हम बात करते हैं ईस्ट के अलावा जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग। अब अगर हम बात करते हैं सीन इन ईस्ट, यानी कि जो फंगस होता है, द पेरेंट ईस्ट सेल डेवलप अ प्रोट्रूशन और एन आउटग्रोथ एट इट्स अपर एंड, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं ये ईस्ट सेल हो गया, और ईस्ट सेल के ऊपर की ओर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ होता है, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, बड कहते हैं। और ये बड ही क्या होता है भैया, आपके बडिंग के रूप में काम करता है। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड एंड वन ऑफ देम मूव्स, ठीक है, जो पेरेंट सेल की न्यूक्लियस होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती है, और उनमें से एक क्या करती है, मूव कर जाती है इनटू द आउट ग्रोथ, विच ग्रो बिगर एंड फाइनली
जो क्या होता है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और फाइनली सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट से टू लीड एन इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, और स्वतंत्र होकर के जीने के लिए। वेरी ऑफ्टन इन द कंडीशन, यानी कि बात कर रहे हैं इस कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आर हाईली फेवरेबल एंड चैन अप बर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो बडिंग होता है वो हाईली फेवरेबल कंडीशन में होता है और बड का चैन बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी ईस्ट सेल है और ईस्ट सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बड तो बन रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो बड एराइज हो रहा है और इसी न्यूक्लियस की बात करते हैं डिवाइड होकर के एक बड के अंदर चला गया और बड क्या हो रहा है एक चैन का निर्माण कर ले रहा है। ठीक है, तो चैन अब बड बन जा रहा है और जैसे ही ये अपना आपको बड़ा करता है तो ये डी अटैच हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। आगे चलते हैं तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हम बात करते हैं अभी आपने ऊपर क्या देखा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहां पर आपने देख लिया क्या क्या देख लिया, आपने देख लिया बाइनरी फ्यूजन देख लिया, बडिंग देख लिया और क्या देख लिया आपने देख लिया यहाँ पर एक टॉपिक और उस टॉपिक का नाम क्या वो भी देख लीजिए, मल्टीपल फ्यूजन देख लिया और उसमें क्या देख लिया 3 चीज़ों को देख लिया। अब चलते हैं हम किसमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे नंबर एक आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है उसको समझिए। सीन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है विच हैव रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म, जिसके पास क्या होती है बॉडी जो होती है वो सिंपल टाइप की होती है, लाइक स्पायरोगैरा हो गया। ठीक है, स्पायरोगैरा हो गया। तो स्पायरोगैरा की बात करें तो स्पायरोगैरा हैज़ अ फिलामेंटस बॉडी, जो स्पायरोगैरा होती है उसके पास क्या होती है फिलामेंटस बॉडी होती है, इस तरीके से फिलामेंट की जैसी बॉडी होती है, फिलामेंटस बॉडी होती है। इफ इट ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीस और फ्रेगमेंट, यदि ये क्या होता है स्मॉलर पीस या फ्रेगमेंट में टूट जाता है, ईच फ्रेगमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, और इसका जो प्रत्येक फ्रेगमेंट होता है जैसे ये टूट गया यहाँ से ना, ये यहाँ से टूटा एक फ्रेगमेंट बनाया तो इस एक फ्रेगमेंट के पास एबिलिटी होती है कि एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर ले इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं तो क्या कह रहा है ये। हाउएवर, जबकि ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट शो सेल बाय सेल डिवीजन एज सेल फॉर्म टिश्यू विच फॉर्म आर्गन, यानी कि बात कर रहे हैं तो सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी नहीं होती है कि वो सेल बाय सेल डिवीजन करके एक नए टिश्यू का फॉर्मेशन करे और एक नए ऑर्गन्स का निर्माण करे। द ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट डिफिनिट पोजीशन इन द बॉडी, जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं बॉडी के अंदर एक डिफिनिट प्लेस पर पाए जाते हैं, हैंस दे नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इस वजह से ये मोर कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें आपका आता है क्या। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये स्पायरोगैरा है। ठीक है, ये स्पायरोगैरा है और इस स्पायरोगैरा में क्या हुआ फ्रेगमेंटेशन हुआ और फ्रेगमेंटेशन के दौरान क्या हुआ बेटा यहाँ पर देख सकते हैं एक नया ये बन रहा है और ये दूसरा नया बन रहा है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला टॉपिक क्या उसको भी देखते हैं। अपना आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है पुनरुद्भवन, और पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है जैसे अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया की, सिंपल से ये प्लेनेरिया को आप देख लीजिए और इस प्लेनेरिया की बात करते हो तो प्लेनेरिया की अगर हम बात करते हैं इसको अच्छे से नहीं बना पाए इसको देख लीजिए। प्लेनेरिया को अगर कहीं से भी काट दिया जाए, जहाँ से काटा जाएगा वहाँ से क्या करेगा ये एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कर लेगा। ठीक है, जितने पार्ट में इसको काटेंगे उतने पार्ट से क्या होगा एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं नीचे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। रीजनरेशन की बात करते हैं ना, रीजनरेशन क्या होता है इसको अच्छे से समझा रहे हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट जो भी होगा स्ट्रांग होगा और आपके एग्जाम के लिए ही तो मैं कर रहा हूँ। वीडियो लंबा होगा डोंट माइंड, क्लास को पूरा देखिएगा अच्छे से समझ में आएगा। और अभी तक मैंने 14 मिनट का क्लास बिताया है जहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बखूबी अच्छे तरीके से आराम से आपको समझाया है। तो आप समझते रहिए, एक एक पॉइंट आप देखते रहिए, आप ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको सुन करके ही याद हो जाएंगी। और बाकी जो डायग्राम है डायग्राम आप बना देंगे। देखिए अगर आप थियरी नहीं लिख पा रहे हैं तो क्वेश्चन का जो आपका टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स है, टाइप्स लेकर के अगर डायग्राम भी बना देते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, रीजनरेशन की बात करते हैं। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म
टू डेवलप दियर लास्ट पार्ट, यानी कि ऑर्गेनिज्म के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है अपने खोए हुए पार्ट को वापस से डेवलप करने के लिए। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म सो दिखाते हैं हैव हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी, उनके पास क्या होता है, बहुत ही हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी होता है। इट इज आल्सो अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया, ये क्या होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा। एग्जांपल की बात करते हैं प्लेनेरिया, और दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाइड्रा। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए आप याद कर लीजिएगा कि प्लेनेरिया के अलावा जो आपका रीजनरेशन होता है वो किसमें होता है, तो हाइड्रा के अंदर होता है। चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे कह रहा है कि रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल विच रीडिवाइड टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल विच डिफ्रेंशिएट इनटू अंडरगो द चेंजेस टू बिकम डिफरेंट सेल टाइप एंड टिश्यू। यानी कि कह रहा है कि जो रीजनरेशन होता है वो रीजनरेशन एक स्पेशल टाइप के सेल के अंदर होता है, जो सेल वापस से डिवाइड करता है और डिवाइड करके मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन करता है। और मास ऑफ सेल जब बनता है तो वो अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है। दीज चेंज अकर इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस नोन एज द डेवलपमेंट, और इस चेंज को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस कहते हैं, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप बेटा देख सकते हैं आराम से, ये प्लेनेरिया आपका है और इस प्लेनेरिया को 3 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। तो ये 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसमें, एक स्पेशल सेल के द्वारा, और इसी के साथ क्या हो रहा है, एक नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। देन चलते हैं आगे और हम पढ़ते हैं बडिंग के बारे में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसा कि बडिंग के बारे में आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ चुके हो, और बडिंग के बारे में अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जो हाइड्रा होता है वो आपका एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और इस हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बडिंग के द्वारा होता है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि पैरेंट हाइड्रा डेवलप्स अ बड एट इट्स लोअर एंड, यानी कि जैसे अगर हम इस हाइड्रा की बात करें तो ये हाइड्रा आपका हो गया। ठीक है, ये हाइड्रा हो गया आपका। जो हाइड्रा होता है, पेरेंट्स का हाइड्रा जो होता है, उसमें क्या होता है, जो लोअर एंड होते हैं, ये आपका निचला वाला हिस्सा है ना, इस निचले वाले हिस्से में क्या होता है, जो बड होता है वो डेवलप होता है। ठीक है, दिस ग्रो इन साइज एंड फाइनली ब्रेक्स ऑफ टू लीव इंडिपेंडेंटली, और ये जो होता है बड आपका बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद टूट जाता है और स्वतंत्र होकर के जीवन जीने लगता है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपकी हाइड्रा है। ठीक है, ये क्या आपकी हाइड्रा है, और इस हाइड्रा में क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटा सा बड निकल रहा है, और ये बड धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और धीरे से क्या होगा, ये बड कट हो जाएगा, और कट होकर के ये इंडिपेंडेंटली जीने लगेगा। और बर्ड में अगर इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, इस स्ट्रक्चर को हम टेंटिकल करते हैं, और इसी के द्वारा ये पहचान करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मल्टीसेलुलर में अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एक अलग टाइप की बात करते हैं जिसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका क्लेमाइडिया। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और वो स्पोर्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं और बड़े होकर के नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं। वो कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को मैं डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, और सबसे पहले आप स्पोर फॉर्मेशन को देख लीजिए। सीन इन राइजोपस, अगर हम राइजोपस की बात करते हैं, जो कि एक फंगस होता है, और ये राइजोपस जो होता है आपके रोटी पर उगता है, यानी कि जो आप रोटी खाते हो ना भैया, उस रोटी पर जो फंगस लग जाता है, यानी कि जो आपकी रोटी होती है, जो अचार होती है, उसमें फंगस लग जाता है, तो वो राइजोपस ही होता है। ठीक है, उस राइजोपस की बात कर रहे हैं, तो आप राइजोपस को समझिएगा आराम से। यहाँ पर देखिए, चलते हैं आगे। राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी। जो आपकी राइजोपस की बॉडी होती है इस तरीके से ना, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनती है, जिसको क्या कहते हैं, हाइपी कहते हैं। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। द इरेक्ट हाइपी बियर स्पोरेंजिया इनसाइड विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो हाइपी होता है, ठीक है, हाइपी क्या करता है, जो सीधा होता है वो क्या करता है, एक स्पोरेंजिया को बियर करता है, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और वो क्या कहलाता है, स्पोर कहलाते हैं, आर फॉर्म बना होता है। स्पोर्स आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज, जो स्पोर्स होते हैं वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले बॉडीज होते हैं, हैविंग अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल, जिसके पास क्या होता है, एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल होता है। ठीक है, दे
आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अनफेवरेबल टाइम। ये क्या होते हैं, अनफेवरेबल टाइम में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जब फेवरेबल टाइम नहीं होता है तो ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड हेल्प टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, और ये सहायता करते हैं अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में टाइड जुड़ने के, बदे होने के, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे क्या कर रहा है कि व्हेन द स्पोर्स फॉल ऑन द सुटेबल मीडियम, जैसे ही आपकी स्पोर जो होती है वो सुटेबल मीडियम में गिरती है, सुटेबल मीडियम में पड़ती है, ईच वन फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। पहली बात आप जान लीजिए, ये इनफेवरेबल कंडीशन में तो गिरते हैं, जैसे ही सुटेबल यानी कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो छोटे छोटे स्पोर होते हैं वो सारे स्पोर क्या करते हैं, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले आप डायग्राम को देख लीजिए। डायग्राम देख सकते हैं तो ये आपके रोटी पर पाया जाने वाला, ब्रेड पर पाया जाने वाला राइजोपस है, और यहाँ पर देख सकते हैं तो इसको हम हाइफी कहते हैं, और ये आपकी संरचना है जहाँ पर स्पोर पाया जाता है, और यही स्पोर देखो बाहर निकल रहा है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये स्पोर वापस से इस तरीके की प्लांट का डेवलपमेंट कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो मुख्य रूप से आपके प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। और प्लांट में किस पार्ट में पाए जाते हैं, तो प्लांट के रूट के थ्रू होता है, ठीक है, स्टेम के थ्रू होता है, और लीफ के थ्रू होता है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट के फ्लावर के थ्रू होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर समझिए, मैथड बाई विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाई देयर वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी कि बात करते हैं जो आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो एक मेथड होता है जिसमें प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट, वो अपने कायिक अंगों के द्वारा, रिप्रोडक्शन करने वाले वेजिटेटिव अंगों के द्वारा, जिसको हम कहते हैं रूट कहते हैं, स्टेम कहते हैं और लीफ कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर और अगला टॉपिक आपको बताते हैं। ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पर बात करते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो मेनली आपके टाइप्स होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जो आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो प्रोपागेशन की बात करते हो तो प्रोपागेशन को हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो आपका नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल यानी कि नेचर खुद से करवाती है, और आर्टिफिशियल जहाँ पर हम टिश्यू कल्चर का उपयोग करते हैं, पार्ट्स को काट करके किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट करते हैं, ये आपकी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर गिनी जाती है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेंट रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय रूट्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है और नेचुरली होता है, तो नेचुरल वाला जो रिप्रोडक्शन होता है वो रूट के द्वारा होता है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं जैसे शुगर कैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैस्मीन की बात कर रहे हैं तो बाई स्टेम, एंड ब्रायोफिल्म की बात करें तो ये लीफ के द्वारा होता है। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जा रहे हैं कि किसके अंदर किसके टाइप से, मतलब किसके अंदर किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें एक पौधा है जिसका नाम है मिंट, ठीक है। मिंट की बात करें तो मिंट के अंदर रिप्रोडक्शन रूट के द्वारा होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें शुगर कैन की बात करें, यानी कि गन्ना की बात कर रहे हैं, शुगर कैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, शुगर कैन की बात कर रहे हैं, जैस्मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पौधे में क्या होता है, स्टेम के द्वारा होता है। और वहीं पर अगर हम बायोफिल्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, बायोफिल्म की बात करें तो बायोफिल्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो लीफ के द्वारा होता है, यानी कि पत्तियों के द्वारा होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को क्लियरली अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर बात करें इन बायोफिल्म बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नोट चेक, ठीक है, along the leaf margin when they fall on the
ठीक है, जो लीफ मार्जिन होती है, जैसे इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, ये लीफ हो गई, लीफ की जो मार्जिन होती है, जो किनारा हो गया ना, इस किनारे पर बात करें तो किनारे पे क्या हो रहा है, यहाँ पर बड्स निकलते हैं और ये बड्स क्या होते हैं, जब डी अटैच्ड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है, वापस एक नया पौधा बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलोंग द लीफ मार्जिन एंड व्हेन दे फॉल ऑन द सॉइल, और जैसे ही क्या करते हैं, वो मिट्टी पर गिरते हैं तो डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट्स, और वो क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पौधे हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें अंदर क्या होता है, आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम की बात करते हैं, जिंजर, ठीक है, जो कि एक राइजोम होता है, ओनियन ये आपका बल्ब होता है, पोटैटो जो कि ट्यूबर होता है। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव वाला, वो थ्रू स्टेम होता है, यानी कि स्टेम के अंदर, सॉरी, स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अदरक, प्याज और आलू के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो इस उसके क्या होता है, स्टेम के द्वारा होता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ और जान लीजिए भैया, जो आपके अदरक होते हैं, प्याज होते हैं और जो आलू होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हो तो आप देख सकते हैं, ये दूसरा चीज़ में आप क्या देखेंगे कि लीफ के द्वारा जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो ये आपकी ब्रायोफिल्म के पत्ते को देख लीजिए, और इस ब्रायोफिल्म के ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए, ये पत्ता है और इस पत्ते पर क्या हो रहा है, छोटे छोटे क्या हो रहे हैं, आपके बड बन रहे हैं। और ये बड क्या होता है, जैसे ही मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आते हैं और मिट्टी के कांटेक्ट में आने के बाद ये एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट इन स्वीट पोटैटो, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ये स्वीट पोटैटो, और इस स्वीट पोटैटो में क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है रूट के द्वारा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में आपको बताया कि स्टेम के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो जिंजर में होता है, यानी कि अदरक में होता है, ओनियन में होता है, पोटैटो में। तो आप याद करिएगा, अदरक, ओनियन, पोटैटो, यानी कि जिंजर ओनियन पोटैटो, ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय स्टेम, जिंजर ओनियन पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय स्टेम। ठीक है, आगे चलते हैं, ब्रायोफिल्म रिप्रोड्यूस बाय लीफ, ब्रायोफिल्म रिप्रोड्यूस बाय लीफ, बायोफिल्म रिप्रोड्यूस बाय लीफ। ब्रायोफिल्म या बायोफिल्म दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम बात करते हैं स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो में जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका होता है, किसके द्वारा होता है, रूट्स के द्वारा होता है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज़ को आप जान लीजिए। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के इंपॉर्टेंस को देखने के बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म करेंगे और फिर चलेंगे आगे, हम प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो कह रहा है कि प्लांट्स कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर, यानी कि अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके दौरान जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, फूल और फल को जल्दी से धारण कर लेते हैं, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरे इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो प्लांट विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस वेलवेज सीड कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि कुछ पौधे जो सीड बनाते हैं और उसमें सीड बनाने की क्षमता खत्म हो गई है, तो वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के दौरान वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल प्लांट आर जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर, जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है उसमें जो बने पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और अपने पेरेंट के भी सिमिलर होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि सीडलेस वैरायटी कैन बी ऑब्टेन्ड, जो सीडलेस वैरायटी होती है, बिना बीज वाले जो आपके वैरायटी होती है वो भी मिल जाती है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ब्रायोफिल्म, ठीक है, ब्रायोफिल्म की बात करें तो ब्रायोफिल्म में क्या होता है भैया, बीज पाया जाता है, नहीं, ब्रायोफिल्म में बीज नहीं पाया जाता है। तो इसकी भी वैरायटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्राप्त हो जाती है। देन आगे चलते हैं तो ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज यूज्ड बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट, यानी कि जो आपकी वेजिटेटिव प्रोपागेशन की प्रॉपर्टीज़ है, हॉर्टिकल्चरस यानी कि बात करते हैं आपके हॉर्टिकल्चर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूज करते हैं इन द डेवलपिंग मैथड लाइक लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर कैन,
रोज एंड ग्रेप्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो खेती करने वाले किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ये गन्ना का पेड़ हो गया, इस गन्ने के पेड़ को क्या करते हैं कई टुकड़े में काट करके अपने खेत में बो देते हैं और फिर क्या करते हैं मिट्टी से तोप देते हैं, तो यहाँ से नए गन्ने का पौधा बन जाता है। सेम उसी तरीके से रोज़ की बात कर रहे हैं, तो एक रोज़ के कमल के रोज़ का जो तना होता है उस तने को काट करके लाएंगे, शाखा को काट करके लाएंगे और उसको कलम करके क्या करते हैं मिट्टी में दबा देते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मुझे ब्राइटनेस कम करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आंखों में दर्द होने लगा है। तो चलते हैं आगे की ओर। अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो अगला टॉपिक कह रहा है कि टिश्यू कल्चर। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, द टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ सेल और टिश्यू इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक नया जो आपका प्लांट होता है उसको ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, फ्रॉम सेल, किसी सेल से या टिश्यू से, किसी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर जहाँ पर पोषक तत्व मिलते रहते हैं उसके अंदर, अंडर एस्पेक्टिक कंडीशन। ठीक है, कुछ कंडीशन जो होते हैं वहाँ पर इसको ग्रोथ करवाया जाता है, इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। द सेल्स और टिश्यू इज प्लेस्ड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। जो सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं उसको क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है। वेयर इट फॉर्म अ मास ऑफ सेल कॉल्ड, ठीक है, सेल्स कॉल्ड कैलस। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं एक ये हमारा मीडियम हो गया, यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया आपका न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया और इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या किया गया एक सेल का हमने ला करके रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर टिश्यू कल्चर करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये सेल क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है एक क्लस्टर बना ले रहा है, एक बहुत बड़ा मॉस का फॉर्मेशन कर ले रहा है इस तरीके से। तो इसको हम क्या कहते हैं कलश। ठीक है, कलश के नाम से जानते हैं। दिस कलश इज देन ट्रांसफर्ड टू अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम। वापस इस कलश को क्या करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट में ट्रांसफर करते हैं, वेयर इट डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट, और जहाँ पर ये क्या करता है नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेटा आप जान लीजिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो पढ़ा वो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। क्या था? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा उसको जान लीजिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा कि यहाँ पर दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यानी कि माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही पेरेंट से क्या होता है सारी काम हो जाती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कितने टाइप का होता है? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा होता है। और किसके द्वारा होता है भैया? तो ये आपका बहुत सारे प्रकार का होता है। जैसे अगर यूनिसेलुलर की बात करते हैं, मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, तो अलग अलग टाइप का होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है इसको भी आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। चलिए अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप यहाँ पर देखिए मेरा टारगेट है आज एक क्लास में यानी कि 1.5 घंटे की क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना। तो अभी आधे घंटे मैंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट किया है, आधे घंटे में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फिर बचे हुए आधे घंटे में मैं कंप्लीट करूंगा आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पाया जाता है? प्लांट के अंदर पाया जाता है। कौन से प्लांट में पाया जाता है भैया? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में पाया जाता है उस प्लांट का नाम क्या है? फ्लावरिंग प्लांट। जो पुष्प देने वाले पौधे होते हैं वहाँ पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल, कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है या आपके 25 फरवरी वाले एग्जाम में ही आ जाता है, वो पूछता है कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप झारे झार आंख मूंद करके लिख देना कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे की कहानी क्या करिए कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें होती है उसको आप जानिए। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल ऑर्गेनिज्म हैविंग
मेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है और ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट। ठीक है, मेल ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है और वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्पर्म विच आर स्मॉल एंड मोटाइल। ठीक है, द फीमेल ऑर्गेनिज्म हैविंग फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस ओवा, जिसको हम कहते हैं एग या ओवम कहते हैं, विच आर जनरली लार्ज एंड स्टोर फूड। ठीक है, जो स्टोर भोजन को स्टोर करके रखता है और ये नॉन मोटाइल होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट दैट ग्रोज इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, जो मेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाता है और ये जाइगोट क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को बाकायदा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं आगे पॉइंट में, सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो उसको देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डीएनए एज वेल एज सेलुलर apparatus of two different organisms, ठीक है, which promote the diversity of the characteristic in the offspring। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें क्या होता है, जो डीएनए होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दो अलग अलग कैरेक्टर आते हैं और वो मिलकर के क्या करते हैं, एक मतलब दो अलग अलग लोगों के कैरेक्टर जो होते हैं वो एक बच्चे में आते हैं और इस वजह से क्या होता है, उसमें डाइवर्सिटी आ जाता है। यानी कि आप देखते होंगे अपने आसपास, तो एक माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो 100% एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डाइवर्सिटी आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। सिंस गैमीट आर derived फ्रॉम द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट मिलते हैं, यानी कि बात करते हैं जो स्पर्म होते हैं और जो आपका ओवा होता है वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आता है। स्पर्म आता है आपके मेल के पास से और जो ओवा होती है वो आती है फीमेल के पास से और दोनों के गैमेट को आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है, इट रिजल्ट इन द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। ठीक है, जो क्या करते हैं, एक नया कॉम्बिनेशन करते हैं जीन का, डेट चेंज इंक्रीज विच इंक्रीज द चेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जो क्या करती है, जेनेटिक वेरिएशन को चेंज करने को इंक्रीज करने का काम करती है। भाई जाहिर सी बात है, जब दो अलग अलग, देखो एक सेल में क्या होता है 46 क्रोमोसोम होता है। अब जो आपका गैमेट बन रहा है, गैमेट क्या बन रहा है, एक आपका स्पर्म बन रहा है, ठीक है, स्पर्म बन रहा है। अब स्पर्म में क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाता है, यानी कि 23 क्रोमोसोम होता है। और ओवा की बात करते हैं तो ओवा में क्या होता है, 23 क्रोमोसोम होता है और हमको चाहिए क्या, एक सेल में 46 चाहिए। ये 23 और 23 मिलते हैं 46 बनाते हैं। देखो दो अलग अलग लोगों का गैमेट मिल रहा है और दो अलग अलग लोगों के क्रोमोसोम मिल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक नए टाइप के क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन या एक नए टाइप के जेनेटिक वेरिएशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, एक नए स्पीसीज की ओरिजिन करता है, एक नए जाति की उत्पत्ति करने में मदद करता है। अब ये नहीं कर सकता है भैया इंसान है, इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो बंदर पैदा कर देगा, ऐसा नहीं है। बस उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक देखो, अगर हम एक एग्जांपल देखो, इस अगर हम बात करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज की बात करते हैं, इसके एग्जांपल की बात करें, इसको देख लीजिए। जो आपका हॉर्स होता है, ठीक है, और आपका जो डंकी होता है, फीमेल डंकी की बात करना, फीमेल डंकी की बात करें, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं जो आपका घोड़ा होता है और जो गदही होती है, घोड़ा और गदही जब मैटिंग करते हैं यानी कि सेक्स करते हैं तो इनसे पैदा होता है क्या, खच्चर। खच्चर, ये नया इंडिविजुअल है कि नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या होता है, एक नए स्पीसीज का ओरिजिन होता है। और एग्जाम्पल पूछता है तो आप खुशी खुशी एग्जाम्पल लिख देना भाई, घोड़े और गदही। ठीक है, घोड़ा और गदही मिल करके जो सेक्स करते हैं उनके दौरान जो बच्चा पैदा होता है वो खच्चर पैदा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन के अंदर डिवीजन होता है, डेट रिड्यूस द DNA matter to half, so the zygote formed after fuse has the same amount of DNA as per parent. इट मेंटेन द डीएनए इन स्पीसीज। यानी कि बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी डीएनए होती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डीएनए हो गई, और ये क्या होती है, डिवाइड हो जाती है 23
और 23 में। और जब वापस से क्या होते हैं, इधर से एक हो गया 46 वाला और ये वापस से 23, 23, 23, 23। अब यहाँ पर एक अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मेल हो गया, ये फीमेल हो गई और दोनों के वापस से मिलते तो क्या होता है 46 बन जाते हैं। तो वापस से क्या हो गया भाई, पेरेंटल सर्किल जैसा मेंटेन हो गया कि नहीं हो गया, इसी चीज़ की लाइन को ये एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं और ये आगे कह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिमिटेशन की बात करते हैं तो उसको जान लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, कंबाइनिंग डीएनए फॉर्म टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म व्हिच मे ब्रिंग सम अनडिज़ायरेबल फीचर आल्सो, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे कुछ अनडिज़ायरेबल फीचर भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, एक ही आपका लिमिटेशन था, उसको जान लीजिएगा। हम जो नहीं चाहते हैं वो भी बन जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा नया टॉपिक शुरू होता है जो काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब अगर हम एक फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो कि फ्लावर को बियर करके रखता है और वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन द फ्लावर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखते हैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है या नहीं है, इसके बाद मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाकर बताता हूँ। यहाँ पर फ्लावर का स्ट्रक्चर तो है, यहाँ पर देखिए एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, आपका एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है और इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखा जाए गौर से तो यहाँ पर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर स्टामेन की बात करते हैं, स्टामेन क्या होता है आपका, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और इधर पिस्टल की बात करें तो क्या होता है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। क्या होती है, फीमेल। ठीक है, यहाँ पर पेंसिल नहीं चल रहा है, ये आपकी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। तो एक फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। एक फ्लावर को आप देख लीजिए, ठीक है, इस फ्लावर को आप देख लीजिए या फिर मैं आपको एक एक सरल तरीके से फ्लावर बनाना बता रहा हूँ, उसको आप एग्जाम में बना दीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का स्ट्रक्चर पूछता है, मैं आपको एक ईजी वे में एकदम सरल तरीके से फ्लावर का डायग्राम बता रहा हूँ, तो उसको आप बना दीजिएगा अपने एग्जाम में और एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले इस तरीके से आपको एक बना लेना है। ठीक है, ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट हो गया। यहाँ पर बात करते हो तो ये आपके बायोदल हो गए यानी कि कैलिक्स हो गए, यहाँ पर आपका थैलमस हो गया और ये आपका पेडिकल हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको पंखुड़ियाँ बना देनी है यानी कि पेटल बना देना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी पेटल बन जाएगी और फिर इसके बाद क्या करना है बेटा, आपको देन बना देना है किसको, आपको बना देना है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बना देंगे और इस तरीके से आपका पूरा एक फ्लावर बन करके तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप नेमिंग कर देंगे, ये जो हिस्सा है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जिसको हम पिस्टल कहते हैं, ये हिस्सा है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जिसको हम स्टामेन के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं वापस से अपने टॉपिक के ऊपर और टॉपिक हमारा क्या कहता है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको समझाना मेरा काम है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आती है कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन द फ्लावर। ठीक है, जो आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है फ्लावर के अंदर। अगले लाइन की बात करते हैं तो अगला लाइन क्या कहता है, द पार्ट ऑफ द फ्लावर आर सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कार्पेल। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक फ्लावर के अंदर जो पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक सेपल होता है, पेटल होता है, स्टामेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कार्पेल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये सारी चीज़ें क्या होती है एक फ्लावर के अंदर पाई जाती है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे से जानेंगे। सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, स्टामेन क्या होता है और कार्पेल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से आपको समझाएंगे, आप जान जाइए और अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज सेपल, सेपल क्या होता है उसको जानिए। सेपल आर द ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट व्हेन द फ्लावर इज इन बड स्टेज। यानी कि जब फूल जो होता है वो बडिंग स्टेज में होता है, कली में होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पेटल की बात करते हो तो पेटल आर द कलरफुल and attractive part of the flower that attract the insect for pollination। ठीक है, पॉलिनेशन के क्या करता है, पेटल अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये कलरफुल होता है। देन स्टामेन की बात करते हैं तो स्टेमेन आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन दैट कंटेन मेल गैमेट। ठीक है, ईच स्टामेन हैज़ टू पार्ट, प्रत्येक स्टामेन के दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है, ठीक है, जो कि स्टार्क लाइक लंबा होता है, दूसरा एंथर होता है जो कि स्वेलन
टॉप पार्ट होता है विच हैज लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसके पास बड़े संख्या में क्या होती है, पॉलन ग्रेन होती है। तो अगर हम बेटा यहाँ पर अगर आपको हम स्टामिन की स्ट्रक्चर बना करके दिखाएं तो आप समझ लीजिएगा इस तरीके से, ये आपकी स्टामिन की स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ छोटा सा, आप इस तरीके से देखिए ये स्टामिन की स्ट्रक्चर हो गई। और ये लार्ज पार्ट जो होती है इसको फिलामेंट कहते हैं, और इसको फूले हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और अगर इस एंथर को कट कर दिया जाए इस तरीके से देखेंगे तो एंथर को कट कर दिया जाए तो ये अंदर से आपका इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो ईच एंथर हैज़ 2 लोब और ईच लोब हैज़ 2 पॉलन चैम्बर, ठीक है। ये आपके क्या हो गई, पॉलन चैम्बर हो गई। और इसी पॉलन चैम्बर के अंदर क्या होती है, आपकी पॉलन ग्रेन बहुत सारे संख्या में पाए जाते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्वेलन टॉप पार्ट विच हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये आपके अंतर की बात कर रहा है। ये फ्लावर आप देख लीजिए वापस से, इसके पहले मैंने फ्लावर का एक सिंपल सा डायग्राम बना करके आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, कार्पेल की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कार्पेल, द कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो कार्पेल होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड प्रोड्यूस ओव्यूल्स, ठीक है। वो क्या करता है, ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, डैट कंटेन फीमेल गैमेट, और वो क्या करता है, फीमेल गैमेट को धारण किया जाता है। कौन, ओव्यूल। ओव्यूल की बात करते हैं तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये आपका नॉर्मली इस तरीके से ओव्यूल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस ओव्यूल की बात करते हैं तो इस ओव्यूल में क्या होते हैं, यही अगमय क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेट पाया जाता है। आगे बात करते हैं, जो आपका कार्पेल होता है जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं, सिंपली आप पिस्टल कहते हैं, उसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन सा, एक स्टिग्मा होता है, दूसरा स्टाइल होता है, और तीसरा क्या होता है, ओवरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टिग्मा की बात करते हैं तो विच इज द टॉप स्टिकी पार्ट एंड रिसीव द पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपका एक पिस्टल यानी कि कार्पेल का स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए। स्टिग्मा क्या होती है, आपकी स्टिकी पार्ट होती है, या फिर इसको कह सकते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टाइल। तो स्टाइल क्या होती है, आपकी एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल फिलामेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसके बाद हम ओवरी की बात करते हैं तो सबसे बेसल पार्ट होता है, ये फूला हुआ होता है। तो यहाँ पर ओवरी के लिए लिखा हुआ है, उस ओवरी के लिए आप पढ़ लीजिए। देखिए, ओवरी विच इज द स्वेलन पार्ट and contain ovules, each ovule has an egg that is female gamete। यानी कि जो ओव्यूल होता है उसके पास क्या होता है, एक पाया जाता है, और उस एक को हम फीमेल गैमेट कहते हैं। जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर अभी आपको बना करके दिखाया उसी स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी कि गाइनोसियम या फिर कार्पेल कह सकते हैं। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जिसको स्टामेन या फिर हम एंड्रोसियम कह सकते हैं, ये आपका है, ठीक है। आप इस दोनों स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और एक बार ध्यान से इन दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तो द फ्लावर में बी बाइसेक्सुअल। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लावर की चलते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में यहाँ पर देखिए जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं, द फ्लावर में बी बाइसेक्सुअल, जो फ्लावर हो सकते हैं वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, डैट इज हैविंग बोथ स्टैमेन एंड कार्पल। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हिबिस्कस, तो ऐसे फ्लावर होते हैं जहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। एग्जांपल की बात करें, मस्टर्ड, चाइना रोज जिसको हिबिस्कस कहते हैं, तो ये क्या होते हैं, आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। ऊपर जो डायग्राम आपने देखा ना फ्लावर का, वो आपका हिबिस्कस ही था। आगे चलते हैं, द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल। कुछ फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, और उनमें क्या होता है, या तो मेल या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, यानी कि स्टामेन होगा या फिर कार्पेल होगा। एग्जांपल की बात करते हैं जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर काउंट किए जाते हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं आगे, हम बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन पहले से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो सारी चीज़ें, और अभी जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात की, वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। और पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा मेल गैमेट या हम कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है फीमेल के स्टिग्मा पर, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन को समझिएगा, एक एक पॉइंट को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए,
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज पॉलिनेशन। यानी कि एक प्रोसेस जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करता है, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन क्या होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मेनली अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और दूसरा आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए एक फ्लावर है और इस फ्लावर की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये आपके फ्लावर का प्लांट है और यहाँ पर क्या आपका एंथर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आपका स्टिग्मा, ठीक है, एंथर और स्टिग्मा। अब अगर हम बात करते हैं तो एक फ्लावर यहाँ पर मैं आपको और वापस से बना देता हूँ, ठीक है। अगर हम पॉलिनेशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो एंथर से पॉलिन निकल के क्या होता है, स्टिग्मा के पास आता है, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन हो रहा है। तो एंथर से जब पॉलिन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा तक आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को समझिए, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका एक फ्लावर हो गया, ठीक है, एक फ्लावर हो गया। अब अगर पॉलिन ग्रेन क्या हो रहा है, यही एंथर हो गया ये आपका, ठीक है, ये एंथर हो गया और यहीं से पॉलिन ग्रेन इस एंथर से निकल करके और इसी स्टिग्मा पर गिर रहा है, यानी कि सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है, दूसरे फ्लावर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, यहीं से निकल करके यहीं तक जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर एक प्लांट हो गया और उस प्लांट पे क्या हो गया, आपका एक फ्लावर के साथ साथ एक और फ्लावर लग गया, ठीक है, एक और फ्लावर क्या हो गया, लग गया। इस तरीके से क्या हो गया, ये दूसरा फ्लावर आ गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका स्टिग्मा है, तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकल करके यहाँ पर आ रही है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। एक ये पौधा हो गया और इस पौधे पे क्या हो गया, दो फूल लग गया, एक यहाँ पर फूल लग गया आपका, इस तरीके से समझ लीजिए, एक फ्लावर यहाँ पर लग गया, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ मैं। एक फ्लावर क्या हो गया, यहाँ पर लग गया और एक फ्लावर क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो गया, ठीक है। और यहाँ से फ्लावर के पास क्या हो गया, इसके पास मेल और फीमेल गैमेट दोनों, फीमेल स्ट्रक्चर दोनों हो गए। यहीं से एंथर के पास से जो आपका पॉलिन ग्रेन है वो निकल करके इसी स्टिग्मा के पास आ जाए, तब पर भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और यहाँ से निकल के अगर यहाँ पर आता है तब पर भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। वहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन को समझने के लिए आप देखिए, ये दो पौधे हो गए ना। अब यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकल कर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकल के क्या हो रहा है, यहाँ पर आ, यानी कि प्लांट जब चेंज होता है पॉलिन ग्रेन के लिए तो वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। अब ऊपर जो थियरी है मैं आपको समझाऊंगा, तो वो थियरी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, the transfer of pollen grain from the anther to stigma of the same flower or another flower of the same plant। एक ही पौधे के दूसरे फूल पर या उसी फूल के स्टिग्मा के पास जब आपका पॉलिन ग्रेन पहुंचता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। देन क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो बेटा क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर, ठीक है, ऑफ अनदर फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। यानी कि एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग पौधे होते हैं और वहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है दोनों के बीच में, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। इट जनरली टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट्स लाइक इंसेक्ट, बर्ड, वाइंड। यानी कि जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है वहाँ पर पॉलिनेशन करने के लिए कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट पाए जाते हैं जिसके द्वारा पॉलिन ग्रेन को ले जाया जाता है। जैसे इंसेक्ट की बात करते हैं, बर्ड की बात करते हैं, वाइंड की बात करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब पॉलिनेशन आपका हो गया, पॉलिन ग्रेन पहुंच गया, मेल गैमेट पहुंच गया, जब मेल गैमेट पहुंच जाएगा तो होगा फर्टिलाइजेशन। और उस फर्टिलाइजेशन को समझ जाइए, क्लास 10th के सिलेबस में आपको थोड़ा सा छोड़ के पढ़ना है। उसके बाद इसी चीज़ को आपके क्लास 12th के सिलेबस में आपको एकदम डिटेल से एक एक पॉइंट को पढ़ना है। चलिए फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या करता है, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ टू फॉर्म ए जाइगोट, ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पर जो आपके मेल गैमेट होते हैं उसका फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन कराया जाता है और जाइगोट बनता है, और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कैरेक्टर होता है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के जस्ट तुरंत बाद क्या होता है, प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तभी तो जाकर के पूरा होगा ना भाई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, तभी तो जाकर के आपके एम्ब्रियो बनेंगे, तभी तो आपके जाकर के डाइकाट मोनोकाट सीड बनेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो आपका बनता है फ्रूट, आपका बनता है सीड,
ठीक है, आगे बात करते हैं द इवेंट आर पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ओवरी। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक इवेंट होता है, सॉरी पॉलिनेशन की बात करते हैं तो एक इवेंट होता है जिसमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो ओवरी के स्टिग्मा पर, सॉरी हाँ, उसमें क्या होते हैं, स्टिग्मा से होते हुए जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करते हैं और ओवरी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर समझिए इस तरीके से बेटा, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना दिया और ये ओवरी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर समझिए एक आपका क्या हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया। और इस पॉलन ग्रेन की बात करते हैं, और इस पॉलन ग्रेन की बात करते हैं, ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, एक ट्यूब निकालता है, इस तरीके से क्या करता है, एक ट्यूब निकालता है जिसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। और यहाँ ओवरी के अंदर इंतजार कर रही होती है आपकी फीमेल गैमेट एक, ठीक है, इस तरीके से ये आपकी ओव्यूल हो गई। ठीक है, इस ओव्यूल की बात करते हो तो यहाँ पर ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमेट एक हो गया, और ये पॉलन ट्यूब क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉलन ट्यूब क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है और यहाँ पर पहुँच जा रहा है। और इसमें क्या है, आपके क्या है, मेल गैमेट है, और ये मेल गैमेट आकर के यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन हो गया, सॉरी फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इसी चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप समझिएगा अच्छे से, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि द इवेंट आर पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ओवरी, पॉलन ट्यूब्स ग्रो आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन, ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओवरी थ्रू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से होते हुए क्या करता है, वो ओवरी में चला जाता है, ठीक है, सॉरी ओव्यूल में चला जाता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर पॉलन ट्यूब हैज़ 2 मेल गैमेट, यानी कि जो पॉलन ट्यूब होता है उसके पास 2 मेल गैमेट होता है। यानी कि अब यहाँ पर बात होने वाली है डबल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन की बात होने वाली है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 2 मेल गैमेट होता है, यानी कि एक पॉलन ट्यूब के पास क्या होता है, 2 मेल गैमेट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि पॉलन ट्यूब हैज़ 2 मेल जर्म सेल, यानी कि मेल गैमेट की बात कर रहे हैं। ईच ओव्यूल हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, प्रत्येक ओव्यूल, जैसे एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर बताते हैं, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये आपकी ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर आपके साइड साइड में सिनर्जी हो जाएंगे, यहाँ पर आपका एक सेल हो जाएगा, बीच में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका एंटीपोडल सेल हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं जो आपके मेल जर्म सेल है, यानी कि मेल गैमेट है, इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, आपकी पॉलन ट्यूब है, और इस तरीके से पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। इस तरीके से एक मेल गैमेट यहाँ पर हो गया, एक मेल गैमेट यहाँ पर हो गया। पहला जो मेल गैमेट है वो फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, आपके फीमेल गैमेट एक के साथ, और जो दूसरा है वो फ्यूज कर जाता है आपके सेकेंडरी न्यूक्लियर या पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और इस प्रोसेस को कर देते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। यानी कि आपकी सेकेंड मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस होता है उसके साथ फ्यूज होता है, इसको ट्रिपल फ्यूजन कह देते हैं। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, एक बार एक के साथ हो रहा है, एक बार न्यूक्लियस के साथ हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन नाम दे देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पॉलन ट्यूब रिलीज, यानी कि जो पॉलन ट्यूब होता है, पूरी कहानी को समझ लिए। तो पॉलन ट्यूब रिलीज 2 मेल जर्म सेल्स, जो पॉलन ट्यूब होते हैं वो क्या करते हैं, 2 मेल जर्म सेल को रिलीज करते हैं इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर। वन ऑफ द देम फ्यूज विथ फीमेल जर्म सेल एंड फॉर्म जाइगोट, एक क्या करती है, फीमेल जर्म सेल के साथ मिलती है जो जाइगोट बनाती है, विच ग्रो इनटू द बेबी, जो कि बेबी बनाता है, बच्चा बनाता है, यानी कि प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, दैट इज एम्ब्रियो बनाता है। एंड द फ्यूज इज नोन एज द सेनगैमी, और उसको क्या कहते हैं, सेनगैमी के नाम से जानते हैं। द अदर मेल जर्म सेल फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, द प्रोसेस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। यानी कि आपके एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज सेनगैमी और व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो सेनगैमी कहोगे तो सेनगैमी को लिए लिखोगे आप फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट कॉल्ड सेनगैमी एंड फॉर जाइगोट, और फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट with secondary or polar nucleus called triple fusion. So in the flowering plant, 2 fusion takes place during the fertilization. It is called the double fertilization, और इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आता है डायग्राम, तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए, थोड़ा सा जूम आउट नहीं हो पा रहा है, तो आप इस डायग्राम को एक नज़र डालिएगा। ये आपकी स्टिग्मा हो गई, ये पॉलन ग्रेन हो गया, और पॉलन ग्रेन से क्या हो रहा है, ये पॉलन ट्यूब निकल रही है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पॉलन ट्यूब आपकी निकल रही है, और ये पॉलन ट्यूब क्या हो रहा है, वापस से जाकर के ओवरी के अंदर जाकर के आपका जो ओवम होता है, ओव्यूल होता है, वहाँ पर एंटर कर जाती है, जो हो गया। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं उसकी बात करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावरिंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फ्लावर, ठीक है,
फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फ्लावर। यानी कि जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस होती है। किसमें? फ्लावर के अंदर। जैसे अगर हम बात करते हैं जो आपकी ओवरी होती है, ओवरी के अंदर चेंजेस हो जाती है। जो आपकी ओव्यूल होती है, ओव्यूल के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्या होती है, चेंजेस होते हैं, उसको देखेंगे। जाइगोट डिवाइड, जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है सेवरल टाइम, कई बार, एंड फॉर्म द एम्ब्रियो। ठीक है, इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या करता है, वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। द ओव्यूल डेवलप्स अ टॉट ए टफ कोट एंड चेंज इनटू द सीड। यानी कि अगर आपसे कोई सीड का डेफिनेशन पूछता है तो आप कहेंगे आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन many changes occur in ovule and ovule convert into the seed। उसके बाद हम ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी ग्रो एंड रैपिडली एंड राइपेन टू फॉर्म अ फ्रूट। जो ओवरी होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। पेटल सेपल स्टामेन स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, सर्वाइवल एट फॉल ऑफ। ठीक है, वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद झड़ करके नीचे गिर जाते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे की पॉइंट में हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में, सीड्स एंड इट्स पार्ट, बीज और उसके पार्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। द एडवांटेज ऑफ सीड, यानी कि सीड के एडवांटेज की बात करते हैं, इज डैट, जस्ट एक सेकेंड, इज डैट इट प्रोटेक्ट द फ्यूचर प्लांट। यानी कि जो सीड होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूचर प्लांट को बनाते हैं, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं सीड की, तो सीड के पास क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं जिसको हम कॉटिलिडन कहते हैं, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियो। कॉटिलिडन स्टोर, देखिए सीड जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका कॉटिलिडन होता है और दूसरा क्या होता है, आपका एम्ब्रियो होता है। ठीक है, अब कॉटिलिडन की बात करते हैं तो कॉटिलिडन क्या करता है, स्टोर करता है फूड को फॉर द फ्यूचर प्लांट। ठीक है, जो भविष्य में प्लांट होता है उसके लिए क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका हो गया एक कॉटिलिडन। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, आपका कॉटिलिडन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, आपका एम्ब्रियो हो गया। इस तरीके से जो आपका ये ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका एम्ब्रियो हो गया, और ये आपकी कॉटिलिडन होगी। और ये क्या करते हैं, जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं यानी कि फूड जो होता है उसको स्टोर करके रखने का काम करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एक एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो हैज़ टू पार्ट। जो एम्ब्रियो होती है उसके पास क्या होती है, दो पार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सीड की अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से एक सीड जो हो गया आपका सीड है, सीड के पास क्या होती है, दो चीज़ें होती है, एक आपका प्लूम्यूल होता है और एक आपका क्या होता है, रेडिकल होता है। जो आपकी प्लूम्यूल होती है ना, उस प्लूम्यूल से क्या बनता है, स्टेम वाला हिस्सा बनता है, यानी कि ये आपकी क्या हो गई, प्लूम्यूल हो गई। ठीक है, और ये आपका रेडिकल हो गया, और इस रेडिकल से क्या होता है भैया, रेडिकल से रूट वाला हिस्सा बनता है। तो प्लूम्यूल से आप याद रखिएगा, प्लीम्यूल से आप याद रखिएगा, पी से याद रखिएगा पत्ता, और पत्ता कहाँ पर आ जाता है, स्टेम में पाया जाता है। आर से आप याद कर सकते हैं रेडिकल, और रेडिकल में आर जो है वो आर रिप्रेजेंट करता है आपको किसके, रूट को। तो आप इस चीज़ को कभी भूलेंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कि प्लीम्यूल डेवलप्स इनटू द सूट यानी कि भैया आपका स्टेम, रेडिकल डेवलप्स इनटू द रूट यानी कि आपका जड़। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर ए अप्रोप्रिएट कंडीशन इज नोन एज द जर्मिनेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं व्हाट इज जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन के लिए आपके डेफिनेशन लिखोगे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग। ठीक है, फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन इज नोन एज, मतलब एक अप्रोप्रिएट, एक सही कंडीशन में जब आपका सीड होता है, सीडलिंग होता है एम्ब्रियो का, वो डेवलप करता है, तो उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप जर्मिनेशन को देख सकते हैं, एक सीड की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये आपके कॉटिलिडन हो गए जो आपके फूड को स्टोर करके रखेंगे, और ये आपका क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया, और इसी एम्ब्रियो में ऊपर की ओर जो हिस्सा वो आपका प्लीम्यूल बनाएगा, और नीचे की ओर जो हिस्सा आपका क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। जैसा कि मैंने आपको टारगेट दिया था कि आधे घंटे में मैंने ख़त्म किया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट, आधे घंटे में ख़त्म किया मैंने आपका रिप्रोडक्शन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अभी आधे घंटे से 45 मिनट में मैं आपको ख़त्म करके दिखाऊंगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। जस्ट आप थोड़ा सा इंतजार करिए और मैं शुरू करता हूँ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को समझाना। तो फ्रेंड्स, मेरे काजी टुकड़ों,
तो मैं आप सभी को ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले आप सभी को मैं देता हूं आपको 2 मिनट का रेस्ट, और इस 2 मिनट के अंदर आप सभी पानी वानी पी करके जल्दी से आ जाइए। फिर इसके बाद शुरू करते हैं वापस से द लास्ट वॉर यानी कि आखिरी युद्ध शुरू करते हैं। 25 फरवरी की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। और जम करके हम लिखेंगे परीक्षा में, जम करके हम नंबर को उठाएंगे यानी कि परसेंटेज को बनाएंगे। तो अभी आपका समय शुरू हो रहा है, तो आप जल्दी से जाइए और पानी वानी पी करके आ जाइए। तब तक जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है या वापस से उसको एक बार पढ़ना है सर्रे में, तो आप सभी जा सकते हैं पीछे ये टॉपिक्स पर, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पुराने टॉपिक्स को वापस से आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट जाइए और पानी पी करके आ जाइए, तब तक मैं आपका इंतजार करता हूँ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया, मुझे तेरे कांधे का दिल है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्लास को वापस से ब्रेक के बाद। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इंसानों के अंदर जो जन्म होता है वो किस प्रकार का होता है उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है स्पेशल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आप सभी जानते हैं कि 2 पार्टनर की जरूरत पड़ती है। एक पार्टनर आपका मेल होगा और दूसरा पार्टनर आपका फीमेल होगा, यानी कि बात कर रहे हैं नर और मादा की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को एक एक करके, और निचोड़ डालते हैं आपको, मतलब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपको नहीं निचोड़ना है, मेरा निचोड़ने का टारगेट है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और एग्जाम को, ठीक है। गलती से निकल गया मुझसे कि आपको निचोड़ डालते हैं, दैट कोई बात नहीं। चलते हैं, देखते हैं। ह्यूमन बींग्स सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाते हैं, यानी कि नर और मादा उसमें पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं मेल पार्टनर, ठीक है। मेल पैरेंट प्रोड्यूस मेल गैमेट, जो मेल पैरेंट होते हैं वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। फीमेल पैरेंट जो फीमेल होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है गैमेट, जिसको ओवा कहते हैं। तो यहाँ पर आप 2 चीज़ जान लीजिए। एक तो आप जान लीजिए कि जो आपका ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है। यहाँ पर मेल और फीमेल पाए जाते हैं। जो मेल होता है वो गैमेट निकालता है स्पर्म, और जो फीमेल होती है वो गैमेट निकालती है ओवा, यानी कि ओवम, जिसको एग कहते हैं। स्पर्म हैव टेल, जो स्पर्म होता है उसके पास क्या पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है। एंड देयर फॉर मोटाइल, इसलिए वो क्या होता है, मोटाइल होता है। दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, यानी कि जो स्पर्म होता है वो बड़ी संख्या में प्रोड्यूस किया जाता है। इन टेस्टिस, टेस्टिस में। ओवम इज बिगर, ओवम जो होता है वो बिगर यानी कि बड़े आकार का होता है। नॉन मोटाइल, देखो स्पर्म के बारे में भी जानेंगे अच्छे से, डिटेल से, स्ट्रक्चर के साथ, डायग्राम के साथ। ओवम के भी बारे में जानेंगे, बशर्ते यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। यहाँ से ही आपकी सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, और रिवीजन का मतलब क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जो आपकी ओवा होती है, यानी कि जो आपकी ओवम होती है वो क्या होती है, बड़े आकार की होती है, सिंगल होती है। और अगर हम बात करें तो ये नॉन मोटाइल होती है, बिकॉज इसके पास फ्लैजला नहीं पाई जाती है। और ये जो ओवम होती है वो निकलती है ओवरी से। कहाँ से निकलती है, ओवरी से निकलती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है, और ओवरी की संख्या 2 होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं इस फरवरी के महीने में किसी फीमेल के ओवरी से अगर ओवम निकला है, तो मार्च के महीने में उसके, सॉरी, अगर फरवरी के महीने में लेफ्ट ओवरी से निकला है तो मार्च के महीने में राइट ओवरी से ओवम निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये अल्टरनेशन रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखता है, देयर इज नो फूड स्टोर्ड, यानी कि अगर हम बात करें तो उसमें फूड स्टोर नहीं पाया जाता है इन द स्पर्म, स्पर्म में, वेयर एज ओवा कंटेन स्टोर फूड, ठीक है। स्पर्म के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं पाया जाता, लेकिन जो ओवा होती है उसके पास क्या होती है, फूड पाई जाती है। बोथ द गैमेट आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एंड हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द बॉडी सेल।
यानी कि बॉडी सेल के अंदर जो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है वो 46 होती है। लेकिन अगर हम स्पर्म और ओवम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, 23 होता है। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। जो ओवम और आपका स्पर्म है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं। आगे बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग बिकेम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फ्रॉम द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जैसे ही जो इंसान होता है वो प्यूबर्टी में जाता है, यानी कि जवानी में पहुंचता है, और वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, यानी कि जनन करने की क्षमता आ जाती है। अब अगर हम बात करते हैं प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी क्या होता है उसके बारे में मैं आपको 3-4 लाइन बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्यूबर्टी इज द पीरियड, यानी कि प्यूबर्टी क्या होता है, पीरियड होता है, समय होता है, ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी कि जवानी। ठीक है, व्हेन द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ, सामान्य बॉडी ग्रोथ जो होती है, ठीक है, बेइंग टू सोन डाउन द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, जो कि रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, बीइंग मेच्योर, ठीक है, परिपक्व हो जाते हैं। वंस वन सेट नहीं, ऑन सेट द प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल्स की अगर हम बात करते हैं, प्यूबर्टी के समय की बात करते हैं, जो मेल होता है, मेल के अंदर जो प्यूबर्टी आती है वो 11 से 13 वर्ष में आती है। ठीक है, वाइल इन ह्यूमन फीमेल, फीमेल की बात करते हैं तो वो 10 से 12 वर्ष में क्या होती है, जवान हो जाती है। यानी कि एक लड़का जो होता है उस लड़के को जवान होने के लिए 11 से 13 वर्ष का समय लगता है। वहीं पर जो एक लड़की होती है उस लड़की को जवान यानी कि प्यूबर्टी एज में जाने के लिए, यौनावस्था में जाने के लिए 10 से 12 साल ही काफ़ी है। यानी कि 10 से 12 साल में ही क्या होती है, वो फीमेल प्यूबर्टी को पहुंच जाती है। आगे बात करते हैं, प्यूबर्टी इज एसोसिएटेड विथ मैनी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस इन बॉडी एंड गर्ल विच अकर स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो आपकी प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी से आपको दिखाई देता है कि एक जो मेल होता है, एक लड़का जो होता है, एक लड़की जो होता है, उसके बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। ठीक, बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होने लगते हैं, और वो चेंजेस उसके फिजिकली यानी कि चेहरे पर दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती है, आवाज़ भारी होने लगता है, उनके सोचने की क्षमता बदल जाती है, उनकी भावनाएँ बदल जाती है। यानी कि इस एज में अगर उनको कुछ कह दिया जाए, वो सामने तो नहीं लेकिन कोने में जाकर के बहुत ज़्यादा सिसकेंगे। साइकोलॉजिकल, यानी कि उनकी जो मेंटालिटी होती है वो भी चेंज हो जाती है। एक मेल की बात कर रहे हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी क्या होती है, उनकी बॉडी की जो बनावट होती है वो चेंज हो जाने लगती है। यानी कि उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, उनका पीरियड आना शुरू हो जाता है, यानी कि एमसी आना शुरू हो जाता है एज द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के समय में। आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट्स की बात करते हैं, तो आगे की पॉइंट्स क्या कहते हैं उसको समझिए। दीज आर थर्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि जो भी आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे क्या कह रहा है ये, फॉर इंसेंट्स थिक डार्क हेयर स्टार्ट, देखो अभी जो मैंने आपको पढ़ करके बताया, मतलब बिना पढ़े आपको बताया कि जो मेल होते हैं, मेल के क्या होते हैं, चेहरे पर आपके दाढ़ी बाल आने लगते हैं, उनके शरीर में भी क्या होते हैं, बाल उगने लगते हैं। थीन हेयर अपीयर ऑन लेग्स, यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन दोनों के पैर पर क्या होते हैं, पतले पतले बाल दिखाई देने लगते हैं, आर्म पर बाल दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, स्किन बिकेम आयली, जो स्किन होता है उसका होता है आयली हो जाता है, पिंपल्स आने लगते हैं। ठीक है, पिंपल्स भी अपीयर होने लगते हैं, मतलब बहुत सारे लड़के या लड़कियां ऐसे होते हैं जब वो प्यूबर्टी में जाते हैं तो उनको मुहासा निकलने लगता है, यानी कि उनके चेहरे पर पिंपल्स आने लगता है। ठीक है, ऑन द फेस, चेहरे पर, इंडिविजुअल्स बिकेम मोर कॉन्शियस, ठीक है, ऑफ देयर बॉडीज, और वो अगर बात करते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं प्यूबर्टी में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो अपने बॉडी को लेकर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, बिकेम मोर इंडिपेंडेंट, ठीक है, और वो क्या होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, अपने शरीर की देखभाल, अपने शरीर की साफ सफाई खुद से करना शुरू कर देते हैं। मोर अग्रेसिव, और वो क्या होते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, और ये सभी क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं एक मेल और फीमेल के। ठीक है, चलते हैं आगे, और आगे बात करते हैं इन केस ऑफ बॉयज़, अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं तो क्या होता है, बॉयज़ के अंदर दाढ़ी मूछा आना शुरू हो जाता है। वाइस क्या होती है, इनकी क्रैक फटने जैसी लगती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, और इनमें स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। इन केस ऑफ गर्ल, अगर गर्ल की बात करते हैं तो ब्रेस्ट साइज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि स्तन बढ़ जाता है, बीइंग टू इंक्रीज, ठीक है, वो बढ़ जाती है।
ठीक है। स्किन ऑफ द निपल्स डार्कनेस, यानी कि जो ब्रेस्ट में निपल्स होती हैं, ठीक है, निपल्स में क्या होती है, निपल्स के चारों तरफ क्या होता है, डार्कनेस आ जाती है और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। आगे बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की, बात करते हैं तो मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड जो होता है, एमसी जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। द एक्ट ऑफ मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल पार्टनर इज टर्म्ड द कॉपुलेशन, यानी कि बात करें तो यहाँ पर कॉपुलेशन क्या होता है, तो कॉपुलेशन का मतलब आप बताएंगे जब कोई मेल और फीमेल क्या करते हैं, आपस में मैटिंग करते हैं, आपस में मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसको हम कॉपुलेशन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस बार के एग्जाम में आपको जरूर से ज़रूर मिलेगा, तो इस चीज़ को आप बखूबी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही आपका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको नंबर दिलाएगा 5 से 7 नंबर। इसलिए अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पर आप देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें फॉलोइंग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं, इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं आगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से चीज़ें पाई जाती है उसको देख लेते हैं। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, जिसके अंदर आता है आपका ए पेयर ऑफ टेस्टिस। अब अगर हम बात करते हैं ए सिस्टम ऑफ डक्ट, एपिडिडाइमस, वॉश डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ ग्लैंड, अगर हम ग्लैंड की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, सेमिनल वेसिकल आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, कॉर्पस ग्लैंड आती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं टेस्टिस आता है जो कि आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें डक्ट आते हैं, डक्ट कौन आता है भैया, एपिडिडाइमस होता है, डक्ट मतलब नलिका, एपिडिडाइमस होता है, वॉश डिफरेंस होता है जिसको स्पर्म डक्ट कहते हैं, यूरेथ्रा यानी कि मूत्रमार्ग होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें आपके कुछ ग्रंथियाँ आती हैं, ग्रंथियाँ यानी कि ग्लैंड्स आती है, जिसमें आपका सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, कॉर्पस ग्लैंड होता है, और एक आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको हम कहते हैं पेनिस, यानी कि लिंग की बात करते हैं। और यही काम करता है पेनिट्रेशन का और स्पर्म के ट्रांसफ़र का भी काम यही करता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं अच्छे तरीके से। वन पेयर ऑफ टेस्टिस, अब अगर हम बात करें सबसे पहले टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस क्या होता है। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, यानी कि जो टेस्टिस होता है वो एक बैग लाइक, एक थैली के जैसी संरचना में पड़ा होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, विच लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। पूरी की पूरी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, एक्सेप्ट आपका पेनिस और ओवरी, सॉरी, पेनिस और टेस्टिस को छोड़ करके, ये दोनों क्या होती है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी पाई जाती है। हैंस दे आर एक्सक्रेट एब्डोमिनल इन पोजीशन, ठीक है, ये आपके एब्डोमिनल पोजीशन से बाहर होते हैं। दिस इज सो बिकॉज द टेस्टिस हैव टू मेंटेन 1 to 3 डिग्री लेसर टेम्परेचर देन द बॉडी, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो टेस्टिस होती है वो स्क्रोटम में बाहर की ओर पाई जाती है। इस तरीके से आपका स्क्रोटम होता है और इस स्क्रोटम में क्या होता है कि टेस्टिस पाई जाती है। ये होता है बिकॉज जो टेस्टिस होता है उसको टेम्परेचर चाहिए 1 to 3 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से, तो इसलिए क्या होती है, बाहर होती है। बिकॉज ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए या स्पर्म को सही रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल टेम्परेचर होता है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट क्या करते हैं उसको समझिए। फंक्शन ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस की फंक्शन क्या होती है, ठीक है। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस मेल गैमेट। टेस्टिस का फंक्शन होता है क्या होता है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना, मेल गैमेट को निकालना, दैट इज स्पर्म, टू प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग स्पर्म एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, यानी कि अगर हम बात करते हैं टेस्टिस का दो काम होता है, एक तो आपके मेल गैमेट स्पर्म को निकालना, दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन को निकालना जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है स्पर्म बनाने के लिए और सेकेंडरी कैरेक्टर यानी कि चेहरे पर दाढ़ी, मूछा और आवाज़ को भारी करने के लिए। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं अटैच टू ईच टेस्टिस इज हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, यानी कि जो प्रत्येक टेस्टिस होती है वो क्या होती है, एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब से अटैच होती है, इसको क्या कहते हैं, एपिडिडाइमस कहते हैं। द स्पर्म आर स्टोर्ड, जो स्पर्म होता है वो स्टोर किया जाता है हियर
एंड दे मैच्योर इन द एपिडिडाइमस। और वो क्या होता है, जैसे इस टेस्टिस की बात कर ले, ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस में क्या होता है, जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं, उस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में क्या होता है, स्पर्म बनते हैं और उसके बाद ये एपिडिडाइमस में आ जाता है। इस तरीके से जो आपका एपिडिडाइमस होता है, इस एपिडिडाइमस में आ जाते हैं और इसी एपिडिडाइमस में क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो 20 दिनों के लिए रुकते हैं और 20 दिनों में क्या होता है, मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि ईच एपिडाइमस, जो प्रत्येक एपिडाइमस होता है, ठीक है, लीड इनटू द स्पर्म डक्ट। ठीक है, स्पर्म डक्ट से निकलता है और द वॉस डिफेंस, वॉस डिफेंस से ईच वॉस डिफेंस राइज अप, जो प्रत्येक वॉस डिफेंस होता है वो राइज अप यानी कि ऊपर उठता है एंड एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश कर जाता है। डायग्राम को आप देखते रहिएगा, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, इट यूनिट्स विद द डक्ट कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद क्या होती है, ये जो डक्ट होती है वो क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर में आती है टू फॉर्म द कॉमन डक्ट, जो कॉमन डक्ट बनाती है जिसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, विच पास थ्रू द पेनिस, जो कि पेनिस के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है एंड ओपन टू द आउटसाइड, और बाहर की ओर खुल जाती है along द वे द डक्ट एंड डक्ट ऑफ द 3 ग्लैंड्स। ठीक है, जहाँ पर 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं आल्सो ओपन, खुलते हैं। ठीक है, एंड पोर दियर सिक्रेशन इनटू द वॉस डिफेंस, और वो क्या करते हैं, तीनों ग्लैंड वहाँ पर खुलते हैं और अपने सिक्रेशन को वॉस डिफेंस में निकालते हैं। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर और आगे की ओर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ वॉस डिफेंस की बात करते हैं, तो वॉस डिफेंस का काम क्या होता है उसको समझिए बेटा। फंक्शन ऑफ वॉस डिफेंस की बात करते हैं तो इट मेंटेन फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू द मेल बॉडी, यानी कि वॉस डिफेंस का जो काम होता है वो स्पर्म को पास करना होता है मेल बॉडी के अंदर। फंक्शन ऑफ ग्लैंड की बात करते हैं, ग्लैंड का काम क्या होता है, दे प्रोड्यूस डिफरेंट सिक्रेशन विच प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मीडियम फॉर लोकोमोशन ऑफ स्पर्म। जो आपके ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, यानी कि मतलब सिक्रीशन को निकालते हैं, बहुत सारे प्रकार के एंजाइम, बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स निकालते हैं जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं और साथ ही साथ उसको आगे बढ़ने के लिए, तैरने के लिए क्या करते हैं, एक मीडियम भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। द सिक्रेशंस ऑफ द 3 ग्लैंड्स अलोंग विथ द स्पर्म इज नोन एज सीमन, यानी कि जो आपके सेमिनल वेसिकल्स हो गए, काउपस ग्लैंड्स हो गया और साथ ही साथ जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, इन तीनों की जो सिक्रेशन होती है वो स्पर्म के साथ अगर मिल जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं, यानी कि वीर्य के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब यूरेथ्रा की फंक्शन की बात करते हैं तो इट इज़ अ कॉमन पासेज फॉर बोथ सीमेन एंड यूरिन। जो यूरेथ्रा होता है वो क्या होता है, एक कॉमन पासेज होता है, कॉमन रास्ता होता है जहाँ से आपका मूत्र भी निकलता है और आपका वीर्य भी निकलता है। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से टू द आउटसाइड, बाहर की ओर। अब अगर हम पेनिस की बात करते हैं तो पेनिस क्या होता है, इट इज़ द ऑर्गन विच इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी, यानी कि अगर पेनिस की बात करते हैं तो ये एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है जो मेल का सीमन होता है ना, उस सीमन को फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए, फीमेल बॉडी के अंदर डालने के लिए। इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इस पेनिस के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। आई होप आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और अब बारी आती है आपकी किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए। ठीक है, चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है इसको अच्छे से जान लीजिए। ये छोटा सा प्यारा सा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को आप देखते रहिए और मैं आपको समझाता रहूँगा। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या पाया जाता है, एक आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है जिसको ओवरी कहते हैं। इसके अलावा जितने भी बचते हैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, चाहे वो आपका फैलोपियन ट्यूब हो, चाहे वो आपका यूरेटस हो, चाहे वो आपका सर्विक्स हो, चाहे वो आपका वेजाइना हो। अब अगर यूरेटस की साइज़ की बात करते हैं तो इस साइज़ से अगर हम बात करते हैं तो ये 7 सेंटीमीटर होता है और ऐसे चले जाता है जिसको हम 5 सेंटीमीटर कहते हैं और जो इसकी दीवार होती है, वॉल होती है, वो क्या होती है, 3 सेंटीमीटर की होती है। और यूटेरस की वॉल होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन-कौन सा? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम में। इस 3 तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। सबसे अंदर की ओर जो होता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है? जो बीच में होता है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, जो एकदम बाहर की ओर होता है उसको पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये क्या कहते हैं? फॉलोइंग कंपोनेंट को कंपोनेंट को
ग्रहण करके रखता है या उसमें पाए जाते हैं। तो वही चीज़ें मैंने आपको जो दिखाया यहाँ पर डायग्राम में, वही सारी चीज़ें नीचे भी लिखी हुई हैं, तो आप इस बार एक बार फिर से देख लीजिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट पाया जाता है, ठीक है, यूटेरस पाया जाता है, सर्विक्स पाया जाता है, वेजाइना पाया जाता है। सर्विक्स और वेजाइना मिलकर के बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है, यानी कि बच्चे को जन्म लेने के लिए मदद करती है। चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर की सारी चीज़ों को हम समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 1 पेयर ऑफ ओवरी, 1 पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ए यूटेरस जिसको वॉम कहते हैं, जिसको बच्चेदानी कहते हैं, ठीक है, ए वेजाइना एंड बर्थ कैनाल, ये पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ओवरी की, जो ओवरी होती है वो क्या होती है, आपके आलमंड शेप की होती है। इस तरीके से क्या होती है, आपकी ओवरी होती है आलमंड शेप की। यहाँ पर क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होता है इस तरीके से लगा होता है, और इसमें दो चीज़ें होती है, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेड्यूला होता है। एक कॉर्टेक्स होता है, क्या होता है, दूसरा मेड्यूला होता है। जो बाहर की ओर होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, और जो अंदर की ओर होता है क्या होता है, मेड्यूला होता है। इस कॉर्टेक्स की बात करते हो तो यहाँ पर आपके पाए जाते हैं क्या, यहाँ पर आपके पाए जाते हैं फॉलिकल्स, और यही फॉलिकल्स मैच्योर होकर क्या करते हैं, ओवम को रिलीज करते हैं, और जो आपकी मेडुला होती है यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए हम बात करते हैं आगे, किसकी बात करेंगे, ओवरी की बात करते हैं। चलिए ओवरी में क्या चीज़ें लिखा गया है, क्या चीज़ें आपको एग्जाम में लिखना है, उन सारी चीज़ों को आप जान लीजिएगा। देखिए 1.5 घंटा आपका होने वाला है। मैंने जो आपसे वादा किया था कि 1.5 घंटे में आपको फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन को ख़त्म करूँगा, शायद मेरा वादा वो चूक रहा है, क्योंकि टॉपिक बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। ईच ओवरी इज आलमंड शेप, प्रत्येक जो ओवरी होती है वो क्या होती है, बादाम के आकार की होती है, एंड प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय, ईच गर्ल, प्रत्येक गर्ल में क्या होती है, ओवरी ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ द इमेच्योर ओवा, ठीक है। जब बच्ची पैदा होती है ना, पैदा होने से पहले उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अंडा बनना, ओवम बनना क्या होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो फीमेल गैमेट होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे ही वो पैदा होती है तो उसके अंदर जो ओवम बनने की प्रोसेस होती है, जो ओवम बन रहा होता है वो ओवम बनने की प्रोसेस क्या होती है, रुक जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ओवम बनने की प्रोसेस क्या होती है, वो रुक जाती है। लेकिन जब वो पैदा होती है तो उसके ओवरी के अंदर क्या होती है, हजारों की संख्या में क्या होते हैं, इमेच्योर ओवा पाए जाते हैं। दिस ओवा स्टार्ट मैच्योरिंग ओनली फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और ये ओवा जो होते हैं जब लड़की प्यूबर्टी में चली जाती है तो ये मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ओनली वन ओवम, केवल एक ओवम होता है जो प्रोड्यूस होता है बाय वन ओवरी, केवल एक ओवा जो होता है वो एक ओवरी से प्रोड्यूस होता है इन 1 मंथ, एक मंथ में, एंड ईच ओवरी रिलीज एन ओवम इन अल्टरनेट मंथ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ओवरी होती है वो ओवम को अल्टरनेट निकालती है, यानी कि फरवरी के मंथ में अगर आपके लेफ्ट ओवरी से ओवम निकला है तो मार्च के मंथ में क्या होगा, राइट ओवरी से ओवम निकलेगा। द रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है, जो ओवम रिलीज होती है ना फ्रॉम द ओवरी इनटू द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की अगर डेफिनेशन पूछता क्या होता है, ओवरी से ओवम को एब्डोमिनल कैविटी में बाहर निकलना, यानी कि ओवरी से ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओव्यूलेशन क्या होता है, समझ में आया, हाँ बिल्कुल समझ में आगे होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ओवम को ओवरी से रिलीज होने की प्रोसेस जो होती है उसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी की फंक्शन की बात करते हैं तो ओवरी का फंक्शन क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे काजू के टुकड़े, मेरे गुलाब जामुन, आप समझ लीजिए। फंक्शन ऑफ ओवरी की बात करते हैं, टू प्रोड्यूस एंड रिलीज ओवा, पहला काम ओवा को प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। दूसरा काम की अगर बात करते हो तो ये भी क्या करता है, हार्मोन को निकालता है। कौन से हार्मोन, फीमेल हार्मोन को निकालता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो एक फीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और एस्ट्रोजन का कम रहेगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होती है, एक फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। आगे बात करते हैं, देयर आर 2 फैलोपियन ट्यूब, ओवरी तो हो गया। अब अगर हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की, ठीक है, 2 फैलोपियन ट्यूब पाए जाते हैं। द एंड लेइंग क्लोज, ठीक है, जो अंदर क्या होता है ये क्लोज होती है टू द ओवरी,
हैज़ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फेम्ब्रियाई। जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है वो ओवरी के पास जाकर के क्या होती है, बंद होती है, जहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको फेम्ब्रियाई कहते हैं। द टू फैलोपियन ट्यूब्स यूनिट टू फॉर्म एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूटेरस। यानी कि इस तरीके से जो आपके दो फैलोपियन ट्यूब आती है, ठीक है, इधर से और एक इधर से जो फैलोपियन ट्यूब आती है, ये क्या कहते हैं, एक लॉन्ग इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम यूटेरस का नाम दे देते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब की, तो फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन की बात करते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, तो एक बात जानते रहिएगा, फैलोपियन ट्यूब ही वो स्थान है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं, आपका फेम्ब्रियाई होता है, एम्पुला होता है, सॉरी आप जानिए, एम्पुला होता है, इनफैंडिबुलम होता है और इस्थमस होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है वो फर्टिलाइजेशन की साइट होती है बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट में, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अर्लियर एम्ब्रियो, और ये जाइगोट बनाते हैं एम्ब्रियो के पहले, ठीक है। यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है, इस तरीके से अगर हम आपको बताते हैं, तो यहाँ पर ये आपकी जस्ट एक सेकेंड मुझे आप दीजिए, मैं आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करना हो। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं ना, यहाँ पर मैं आधा बना रहा हूँ, ये आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया और ये भी एक फैलोपियन ट्यूब हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, इस फेम्ब्रियाई की बात करते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, एक आलमंड शेप का ओवरी हो गया। इस ओवरी से एग रिलीज होती है, एक को बना देता हूँ मैं येलो रेड कलर से। इस ओवरी से क्या होती है, एग रिलीज होती है और एग आ जाती है आपके एम्पुला के अंदर, ये एम्पुला रीजन है, ठीक है। और इधर से आते हैं दूल्हे राजा। दूल्हे राजा का मतलब क्या है भाई, यहाँ से आते हैं आपके कौन, प्यारे से आपके स्पर्म राजा, ठीक है, ये स्पर्म आ गया इधर से, ठीक है, ये आपका स्पर्म हो गया, और यहीं पर क्या होता है भाई, ये अपना न्यूक्लियस इसमें दे देता है, एक ओवम का और एक स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, वो फ्यूज कर देता है। यानी कि फैलोपियन ट्यूब की जो एम्पुला रीजन होती है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और यहीं पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो बनने से पहले। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से बाकायदा समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे, समझते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। जो आपकी यूटेरस होती है उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है, जिसको हमने कहा था एंडोमेट्रियम, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ब्लड वेसल्स पाई जाती है। द नैरो एंड ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड सर्विक्स। जो यूटेरस की नैरो एंड होती है, पतली वाली हिस्सा होती है, उसको क्या कहते हैं, सर्विक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यूटेरस में बता रहा हूँ, यूटेरस ये हो गया, यूटेरस की जो सबसे पतली वाली हिस्सा होती है, ये पतली वाली हिस्सा होती है, उसको क्या कहते हैं, हम सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स के बाद वाली जो हिस्सा होती है उसको क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं, ठीक है, वेजाइना कहते हैं। सर्विक्स और वेजाइना मिलकर के आपका फॉर्मेशन करते हैं बर्थ कैनाल या बेबी कैनाल का, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे और समझते हैं फंक्शन ऑफ यूटेरस को, यूटेरस का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ यूटेरस को समझने से पहले आप एक बार वापस से जाइए, थोड़ा सा पीछे करके फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब को वापस से देख लीजिए, फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ यूटेरस को देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, फंक्शन ऑफ यूटेरस की बात करते हैं। द एम्ब्रियो फॉर्म्ड, यानी कि एम्ब्रियो जो होता है वो बनता है इन द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में, कम्स डाउन वापस आता है, एंड गेट अटैच वापस आता है और जुड़ जाता है टू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में, एंड डेवलप्स वृद्धि करता है फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ टिल द बेबी इज डिलीवरी। डिलीवरी के पहले 9 महीने तक जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप करता है, उसके अंग बनते हैं, डिजिट्स बनते हैं, हर्ट बनते हैं, ये सारी चीज़ें बनती है 9 महीने उसी यूटेरस के अंदर। अब कहने का मतलब ये है, जो आपकी एम्ब्रियो होती है ना, ये एम्ब्रियो जो होती है वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग से जब चिपकती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो एम्ब्रियो का यूटेरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग से चिपकने की कंडीशन जो होती है वो कहलाती है आपकी इम्प्लांटेशन, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना क्या होती है, तो यहाँ पर लिखिए, हमने अभी आपको बताया कि जो यूटेरस होती है उसकी जो नैरो वाली हिस्सा होती है उसको वेजाइना कहती है। तो इसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द यूटेरस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू अ सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स के थ्रू क्या करती है, जो यूटेरस होती है वो वेजाइना में ओपन होती है। द वेजाइना इज द मस्कुलर ट्यूब
थ्रू विच बेबी इज डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ 9 मंथ। वेजाइना क्या होती है? एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसके द्वारा जो बच्चा होता है वो 9 महीने के बाद बाहर निकलता है। इट इज आल्सो सर्व्स एज द कैनाल फॉर रिसीविंग द सीमेन ऑफ द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। और ये क्या करती है? एक कैनाल भी बनाती है कॉपुलेशन के दौरान सीमन को रिसीव करने के लिए। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि द सीमन, अब अगर हम सीमन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, द सीमन इज डिस्चार्ज इनटू द वेजाइनल ट्रैक्ट। जो सीमन होता है वो वेजाइनल ट्रैक्ट में डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन यानी कि सेक्स करते दौरान द स्पर्म ट्रेवल अपवर्ड। जो स्पर्म होता है यानी कि सीमन के अंदर स्पर्म पाया जाता है, तो स्पर्म होता है वो क्या करता है? ट्रेवल करता है ऊपर की ओर, रीच इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। वेयर वन स्पर्म फ्यूज, जहाँ पर एक केवल और केवल एक स्पर्म जो होता है वो फ्यूज करता है विथ ओवम, ओवम के साथ, टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बनाने के लिए। द जाइगोट यानी कि जो जाइगोट होती है डिवाइडेड एंड रीडिवाइड। जाइगोट जो होती है वो डिवाइड करती है और डिवाइड करती है, मतलब कई बार डिवाइड करती रहती है। इट डिस्कैंड इनटू द यूटेरस, और ये डिवाइड करते करते यूटेरस में लुढ़क जाती है। एंड द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांट, और उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रियो क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है इन द एंडोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम यानी कि यूटेरस के अंदर की लाइनिंग में। एंड्रोमेट्रियम क्या लिखा है कि एंड्रोमेट्रियम द थिकनेस सो एज टू रिसीव द एम्ब्रियो, यानी कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो बहुत मोटी होती है, जो क्या करती है? किसको? जो आपकी एम्ब्रियो होती है उसको रिसीव करने का काम करती है। अब आगे बात करते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है। भाई एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो क्या करता है? द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो न्यूट्रिएंट्स पाता है फ्रॉम द मदर ब्लड, जो माता की ब्लड होती है उससे, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होती है वो माता के ब्लड से क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स को सक करती है और लेकर जाती है अपने नन्हे मुन्ने बच्चे एम्ब्रियो को देती है। विच इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। कौन? जो आपका प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। एम्बेडेड धसा होता है इन द यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल में। इट कंटेन्स फिंगर लाइक विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, यानी कि ये क्या करता है? फिंगर लाइक विलाई को कंटेन करता है, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन फॉर क्या कहते हैं इसको? फिंगर लाइक विलाई को कहते हैं क्या? विली कहते हैं, जो कि क्या करता है? यूटेराइन वॉल में धस जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं वाइल ऑन द मदर्स, ठीक है, सेड ब्लड स्पेस सराउंडिंग द विलाई, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो विलाई होती है, विलाई को चारों तरफ से जो मदर की ब्लड होती है वो होती है। विलाई प्रोवाइड्स द लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द वेस्ट टू पास फ्रॉम द एम्ब्रियो टू मदर, यानी कि जो विलाई होती है वो क्या करती है? एक बहुत बड़ी एरिया को प्रोवाइड करती है, जो क्या करती है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वहाँ पर माता से लेकर के ब्लड को या ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को लेकर जाता है एम्ब्रियो के पास, और एम्ब्रियो के पास से क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। व्हेन द एम्ब्रियो स्टार्ट रिसेंबलिंग अ ह्यूमन इज फॉर्म्ड, इट इज़ द टर्म्ड एज द फीटस, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एम्ब्रियो होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और जब ये एक इंसान बनने को तैयार हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। ठीक है। द फीटस कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द यूटेरस, जो फीटस होता है वो कंटिन्यू करता है डेवलप करने के लिए इनसाइड द यूटेरस फॉर ऑलमोस्ट 9 मंथ, और 9 महीने के लिए, विच द बेबी इज डेवलप्ड, जो बेबी होता है 9 महीने के बाद डिलीवर्ड हो जाता है एज अ रिजल्ट इन द रैदमिक कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल। यूटेराइन मसल में क्या होता है? पार्चुलेशन यानी कि डिलीवरी के दौरान बहुत सारे कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं, लगातार कॉन्स्ट्रक्शन होता है, खिंचाव आता है, दबाव आता है, जिससे क्या होता है? बच्चा पैदा हो जाता है। तो दोस्तों अगले क्लास में हम आपको मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताएंगे, और इसके साथ आपका जो क्लास होगा वो समाप्त हो जाएगा।